अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीएटी। आज हम थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं जनरल कंसिडरेशंस। द टीएटी वॉज इंटेंडेड to be administered in an interpersonal setting in which subjects verbally respond to pictures presented to them. टीएटी जो है वो एक इंडिविजुअल टेस्ट है। इसमें क्या है कि जो आपका एग्जामिनर है वो अपने क्लाइंट को पिक्चर्स प्रेजेंट करता है और जो क्लाइंट है फिर उन पिक्चर्स को देख के स्टोरी क्रिएट करता है। द टीएटी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 20 कार्ड्स ऑन विच एम्बिगुअस पिक्चर्स आर प्रिंटेड। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लाइन मेंशन करना भूल गई हूँ कि टीएटी जो है उसका जो कंप्लीट मैनुअल है वो 31 कार्ड्स पे जो है वो कंसिस्ट होता है। लेकिन हेनरी मुरे ने जो है ये रिकमेंड किया था कि क्लिनिशियंस जो हैं वो यूजुअली 20 कार्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं। द कार्ड्स आर नंबर्ड सो दैट 20 कार्ड्स कैन बी प्रेजेंटेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अब कार्ड्स जो है वो नंबर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो 20 कार्ड्स हैं उनके पीछे बैक साइड पे जो है आपके पास नंबर मेंशन होता है 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। और जो कार्ड्स हैं वो आप 4 डिफरेंट ग्रुप्स पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। 4 डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हैं एडल्ट मेल्स हो गए, ठीक है। एडल्ट मेल्स के लिए आपके पास अलग कार्ड होते हैं, एडल्ट फीमेल्स के लिए अलग होते हैं, बॉयज़ के लिए अलग होते हैं और गर्ल्स के लिए अलग कार्ड होते हैं। सो इस ग्रुपिंग कैटेगरी की बेस पे जो है टीएटी के जो कार्ड्स हैं उनको नंबरिंग की हुई है उनकी। द बैक ऑफ ईच कार्ड इज कोडेड विद अ नंबर और लेटर टू डेजिग्नेट विच सेक्स और एज ग्रुप द कार्ड इज इंटेंडेड फॉर, ठीक है। हर कार्ड के बैक पे जो है वो एक नंबर और एक लेटर जो है वो कोड हुआ होता है कि किस सेक्स के लिए और किस एज के लिए ये कार्ड जो है वो बनाया गया है, या किस एज ग्रुप के इंडिविजुअल पे जो है ये आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अ नंबर विदाउट अ लेटर इंडिकेट्स द कार्ड इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ऑल सब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ एज और सेक्स, ठीक है। अब वो कार्ड जिसके बैक पे सिर्फ नंबर मेंशन होता है, ठीक है, मतलब उसके साथ नंबर के साथ लेटर मेंशन नहीं होता, ठीक है, तो वो कार्ड जो है वो आप हर किसी पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप तब ये नहीं देखते कि इसकी एज क्या है या इसका जेंडर क्या है, ठीक है, आप हर किसी पे वो कार्ड अप्लाई कर सकते हो। वरना क्या होता है कि जितने भी कार्ड्स हैं, जो 20 कार्ड्स हैं, उसके पीछे आपके पास एक नंबर और उसके साथ जो है वो लेटर गिवन होता है, ठीक है, कोड होता है। तो वो जैसे अगर बी होगा तो वो बॉयज़ के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसे हम आगे पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा। A number with M or F designates the card is intended for males or females and B or G designate boys or girls respectively, ठीक है। अगर कोई नंबर है, कार्ड के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, उसके साथ अगर एम है, इसका मतलब वो कार्ड जो है वो आप मेल को प्रेजेंट करोगे। और इसी तरह अगर नंबर लिखा हुआ है कार्ड के पीछे, उसके साथ कैपिटल एफ लिखा हुआ है, सो इट मीन्स कि आप वो कार्ड जो है वो आप फीमेल को प्रेजेंट करोगे। इसी तरह नंबर के साथ अगर कैपिटल बी है तो वो बॉयज़ के लिए होगा, और नंबर के साथ अगर कैपिटल जी है तो आप गर्ल्स को जो है वो प्रेजेंट करोगे वो कार्ड। There may also be a number and either BM or GF indicating the card is to be given to boys or males or girls or females, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसके पीछे जो है वो नंबर के साथ BM और GF भी लिखा होता है, ठीक है। BM का मतलब है कि वो कार्ड जो है वो आप बॉयज़ को भी प्रेजेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ वो कार्ड जो है वो आप मेल्स को, मतलब एडल्ट मेल को और बॉयज़ को सेम कार्ड आप प्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह जिसके पीछे GF लिखा होता है, इसका मतलब वो कार्ड आप गर्ल्स को और जो एडल्ट फीमेल्स होती हैं उनको वो कार्ड आप प्रेजेंट कर सकते हो। द सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स में भी idiosyncratic to the patient's presenting problem or based on previous information derived from relevant history or other test data। अब कार्ड की जो सिलेक्शन है वो आप कैसे करते हो, आपका जो पेशेंट है, आपका जो क्लाइंट है, वो जो अपनी प्रॉब्लम बताता है या कोई अपनी हिस्ट्री बताता है, तो आप उस हिस्ट्री या फिर उसकी प्रॉब्लम की बेस पे जो है वो कार्ड को सिलेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ डिप्रेशन एंड सुसाइड आर सिग्निफिकेंट इश्यूज फॉर द क्लाइंट, द एग्जामिनर माइट एडमिनिस्टर कार्ड्स 3BM 13B एंड 14, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आता है जिसको डिप्रेशन और सुसाइड से रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, तो आप उसको 3BM
13B और 14 नंबर का जो कार्ड है वो आप उसको प्रेजेंट करते हो। इसी तरह बेलेक एंड एब्राम्स ने जो है वो एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस कार्ड का जो है वो रिकमेंड किया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो 10 कार्ड्स हैं ये आप फीमेल्स और मेल्स को जो है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उन कार्ड्स का जो सीक्वेंस क्या था, नंबर 1 कार्ड, नंबर 2, नंबर 3 BM, 4 कार्ड, 6 BM, 7 GF, 8 BM, 9 GF, 10 एंड 13 MF। ठीक है, सो बेलेक और एब्राम ने ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ 10 कार्ड्स जो है वो रिकमेंड किया था, जो आप बोथ मेल्स और फीमेल्स पे अप्लाई कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि एक एसेंशियल सीक्वेंस, ठीक है, मतलब एक और सीक्वेंस ऑफ कार्ड जो सिर्फ आप मेल्स के ऊपर जो एडमिनिस्टर कर सकते हो, उसमें आपके पास आ जाता है नंबर 1 कार्ड, नंबर 2, 3 BM, 4, 6 BM, 7 BM, 11, 12 M और 13 MF। ठीक है, ये कार्ड्स जो हैं ये 10 कार्ड्स पे कंसिस्ट एक सेट है जो एब्राम एंड बेलेक ने रिकमेंड किया था कि आप मेल के ऊपर जो है ये आप प्रेजेंट कर सकते हो, मेल पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसी तरह इन्होंने जो है वो फीमेल्स के लिए भी रिकमेंड किया था 10 कार्ड्स पे मुश्तमिल एक सेट, जिसमें फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, 3 BM, इसके अलावा 4, 6 GF, 7 GF, 9 GF, 11 एंड 13 MF। अच्छा, अब रिसर्च पर्पस के लिए कौन से कार्ड हमें यूज़ करने चाहिए, तो कैज़र एंड प्रेथर ने 1990 में 10 कार्ड्स का जो है वो एक सीक्वेंस रिकमेंड किया था रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है, कि रिसर्च पर्पस के लिए हमें कौन से कार्ड जो है वो TAT के यूज़ करने चाहिए, तो उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, 3 BM, 3 GF, 4, 5, 6 BM, 6 GF, 8 BM एंड 8 GF इन्होंने रिकमेंड किए थे। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन द सब्जेक्ट शुड बी सीटेड बिसाइड द एग्जामिनर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो एग्जामिनर है वो अपने सब्जेक्ट को या अपने क्लाइंट को जो है वो अपने बराबर में बैठने को कहता है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी होती है, ऐसी क्रिएट की जाती है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील करे और फ्री होके जो है वो रिस्पॉन्ड करे, मतलब वो हेजिटेट ना हो, या अगर आपका क्लाइंट कोई रिस्पॉन्स करता है तो कोई आप ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन पास ना कर दो जिसकी वजह से उसको ऐसा लगे कि मुझे ये पास नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप मतलब अगर आपका कोई फ़नी बात कर देता है आपका क्लाइंट और आप हंस देते हो तो उसकी वजह से अगर उसको बुरा लग जाए, ठीक है, तो वो आगे से उस तरह के रिस्पॉन्सेस नहीं देगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी जो है वो बताई है हेनरी मुरे ने। हाउएवर, if some individuals do not feel comfortable when turned away from the examiner, they should be allowed to sit in a position that is more relaxing for them. अगर मतलब कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं कि उनको कहा जाए कि आप थोड़ी चेयर को ऐसे टर्न करके बैठो, ठीक है, तो वो जो है वो अजीब सा फील करते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है वो उसको फोर्स नहीं करेगा कि भाई आपने ऐसे ही बैठना है। ठीक है, तो आप उसको फोर्स नहीं करते बल्कि आप उसको कहते हो चलो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा बैठना चाहो आप बैठ सकते हो, लेकिन आपको जो है वो कंफर्टेबल होना है, रिलैक्स होकर बैठना है। प्राइमरी इंपॉर्टेंस आर एस्टेब्लिशिंग एडिक्वेट रैपोर्ट एंड कीपिंग द सब्जेक्ट कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपको कंसीडर करना होता है वो ये है कि जो एग्जामिनर है वो अपने क्लाइंट के साथ एक रैपोर्ट बिल्ड करता है। ठीक है, रैपोर्ट क्या होता है कि क्लाइंट और एग्जामिनर का जो है वो एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपका जो क्लाइंट है वो आप एग्जामिनर पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है, कि वो जो बात कहे तो कॉन्फिडेंशियल ही रखेगा आपका जो एग्जामिनर है उसको। ठीक है, तो इस तरह की दो चार बातें होती हैं। ठीक है, कि उसको कहीं बाहर जाके किसी और से मेरे बारे में बात ना कर दे कहीं। ठीक है, कि जैसे क्लाइंट के बारे में दिमाग में ये ख्याल आते हैं ना कि मतलब मैं अपनी चीज़ें इसको बता रहा हूँ तो ये ना हो कि कहीं बाहर जाके इसको किसी और के साथ ऐसी बात कर दे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा क्लाइंट को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं रैपोर्ट बिल्डिंग। ठीक है, सो सबसे पहले जो है वो रैपोर्ट बिल्ड करनी चाहिए एग्जामिनर को अपने क्लाइंट के साथ, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील करे ड्यूरिंग द टेस्ट। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के बाद जो है वो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रक्शन का मैंने पैराग्राफ जो है वो हेनरी मुरे का जो एक ओरिजिनल उनका मैनुअल है TAT का, उसमें से जो है मैंने ये कोट किया है, तो मैं इसको रीड करती हूँ। दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, वन फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक इमेजिनेशन का टेस्ट है।
ठीक है, एक इंटेलिजेंस एक फॉर्म ही है, ठीक है, मतलब इसके थ्रू जो है वो आपकी एक तरह से इंटेलिजेंस ही मेजर होगी. आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स वन एट अ टाइम एंड योर टास्क विल बी टू मेक अप एज ड्रामेटिक a story as you can for each. अब मैं आपको कुछ कार्ड्स या कुछ पिक्चर्स जो है वो दिखाने जा रही हूँ. एक टाइम पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी और आपको क्या करना होगा, उस एक पिक्चर को देखकर आपको एक ड्रामेटिक स्टोरी जो है वो क्रिएट करनी होगी, बनानी होगी. हर कार्ड के लिए आप एक स्टोरी बनाओगे, ठीक है. तो मैं आपको 10 कार्ड जो है मैं आपको शो करूँगी और हर कार्ड पे आपको एक ड्रामेटिक स्टोरी क्रिएट करनी है. टेल व्हाट हैज़ लेड अप टू द इवेंट शोन इन द पिक्चर. सबसे पहले आप मुझे, मतलब हम जब उसको पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है, पिक्चर शो करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि टेल व्हाट हैज़ लेड अप टू द इवेंट शोन इन द पिक्चर. आपको पिक्चर में जो नज़र आ रहा है, जो इवेंट नज़र आ रहा है, इस इवेंट की वजह क्या है, ठीक है. मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी पिक्चर देखते हो जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो खड़ा हुआ कोई बिल्डिंग देख रहा है, या कोई इंडिविजुअल जो है वो कोई चीज़ सोच रहा है, या कोई इंसान वहाँ खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है किसी चीज़ को देख रहा है, या फिर वो रो रहा है, ठीक है. तो आपने ये बताना, आप उससे ये पूछते हो अपने क्लाइंट से कि ये यहाँ खड़ा हुआ क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्या सोच रहा है, ऐसा क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है, यहाँ यहाँ पे क्यों आया है, ये यहाँ पे ऐसे क्यों बैठा हुआ है, ये इस बिल्डिंग को ऐसे क्यों देख रहा है, ठीक है. तो आप ये सवाल उससे पूछते हो. उसके बाद आप बताते हो डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट, कि राइट द मोमेंट, इस पिक्चर में क्या हो रहा है. तीसरा सवाल आप उसको कहते हो व्हाट द करेक्टर्स आर फीलिंग एंड थिंकिंग. पिक्चर में आप जो करेक्टर देख रहे हो वो क्या फील कर रहा है और क्या सोच रहा है. चौथा सवाल आप उसको ये कहते हो एंड देन गिव द आउटकम. और फिर आपने अपनी स्टोरी में, फिर आप उसको कहते हो अपने क्लाइंट को कि आप लास्ट में आपने अपनी स्टोरी का जो है वो आउटकम देना है कि इस के बाद जो करेक्टर है ये क्या करेगा, या इस स्टोरी का जो है वो आउटकम क्या होगा, या इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, ठीक है. तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने क्लाइंट को जो है वो बताते हो. तो इन्हीं 4 क्वेश्चंस के अराउंड जो है वो आपका क्लाइंट जो है वो स्टोरी क्रिएट करता है ऑन ईच कार्ड. स्पीक योर थॉट्स एज दे कम टू योर माइंड. आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो आप बताएं. डू यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए. सिंस यू हैव 50 मिनट्स फॉर 10 पिक्चर्स, आपके पास इन 10 पिक्चर्स के लिए 50 मिनट्स होंगे. यू कैन डिवोट अबाउट 5 मिनट्स टू ईच स्टोरी. मीन्स मतलब 10 पिक्चर्स के लिए अपने क्लाइंट के पास जो है वो 50 मिनट्स होते हैं. इट मीन्स कि आपका जो क्लाइंट है वो ईच पिक्चर पे जो है वो 5 मिनट्स डिवोट करे, ठीक है. मतलब 5 मिनट में एक पिक्चर के ऊपर जो है वो स्टोरी क्रिएट करे, और स्टोरी जो है वो उन 4 क्वेश्चंस के अराउंड ही होगी. हियर इज़ द फर्स्ट पिक्चर. और फिर आप उसको जो है वो फर्स्ट पिक्चर उसको प्रेजेंट करते हो, ये आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो. इसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है. मतलब अब पिक्चर प्रेजेंट करने के बाद अब एग्जामिनर का काम क्या है. प्रोसीजर में जो सबसे पहले आपके पास कंपोनेंट है वो है टाइम का. द टाइम मेजर्ड शुड बिगिन व्हेन द पिक्चर इज़ फर्स्ट प्रेजेंटेड, ठीक है. आप टाइम कब मेजर करना शुरू करोगे, जब आप फर्स्ट पिक्चर अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करोगे. और टाइम को मेजर करना आप कब बंद करोगे, जब आपका क्लाइंट स्टोरी बताना स्टार्ट करेगा, ठीक है. मतलब जैसे ही आपने उसको कार्ड प्रेजेंट किया आप अपना टाइमर स्टार्ट कर दोगे, और जैसे ही आपका क्लाइंट स्टोरी बताना स्टार्ट करेगा आप अपना टाइमर स्टॉप कर दोगे. इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू नोटिस एनी लॉन्ग पॉजेज और हेजिटेशंस. दे में रिफ्लेक्ट अ स्ट्रगल विथ कॉन्फ्लिक्चुअल और एनजाइटी लेडन मटेरियल. अच्छा, आप जब टाइम आप नोट कर रहे होते हो इसके दौरान, मतलब वो आपका जो क्लाइंट है वो स्टोरी बना रहा है, ठीक है. तो आपने उसको अच्छे से नोट करना होता है कि कब उसने लॉन्ग पॉजेज लिए हैं, या उसने कोई चीज़ बनाते वक्त, या कोई जब वो सोच रहा था तो वो हेजिटेट हो रहा था, ठीक है. तो ये सब आप उसको नोट करते हो, ठीक है. तो ये चीज़ आपको बताती है कि आपका जो क्लाइंट है वो कॉन्फ्लिक्ट या फिर एंजाइटी का शिकार है. इसके बाद रिकॉर्डिंग, जो सेकंड कंपोनेंट है प्रोसीजर का वो है रिकॉर्डिंग. अ सब्जेक्ट्स कंप्लीट रिस्पॉन्सेज शुड बी रिकॉर्डेड along with any noteworthy behavioral observations, exclamations, stuttering, pauses, blushing, degree of involvement, and changes in voice inflection.
अच्छा, रिकॉर्डिंग में क्या है, आप अपने सब्जेक्ट के कंप्लीट रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करते हो कि कब उसने एक्सक्लामेशन का यूज़ किया है, कब उसकी जो आवाज़ है उसमें स्टटरिंग आपने महसूस की, या कब आपने पॉजेस फील किए उसकी स्टोरी बताने के टाइम पे, या उसकी वॉइस में क्या क्या चेंजेस आई। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप नोट करते हो और रिकॉर्ड करते हो। थर्ड कंपोनेंट आता है क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरी। इफ़ अ सब्जेक्ट ओमिट्स certain aspects of the story such as the outcome or preceding events, the examiner should ask for additional information। ठीक है, अब उसने स्टोरी बता दी है। ठीक है, अब आप आते हो क्वेश्चनिंग और इंक्वायरी पे। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो स्टोरी में आपका जो है वो एस्पेक्ट्स को जो है वो छोड़ देता है। ठीक है, जैसे अगर आपका क्लाइंट जो है वो इवेंट का आउटकम नहीं बताता, या स्टोरी का जो है उसने आउटकम नहीं बताया, या उसके रिजल्ट में क्या होगा वो नहीं बताता, तो आप उससे पूछते हो। ठीक है, इंक्वायरी करते हो, उससे क्वेश्चनिंग करते हो। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो कार्ड्स हैं आपके पास, जो 10 कार्ड्स होते हैं, कैसे प्रेजेंट करने हैं, क्या नंबर वाइज प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, सो यूजुअली द कार्ड्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिक्वेंशियल नंबरिंग सिस्टम। However, at times the examiner may be interested in a specific problem and alter the sequence to more effectively obtain information concerning that problem area। यूजुअली जो कार्ड है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही एडमिनिस्टर किए जाते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड है, उसको जानने के बारे में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इंटरेस्टेड का मतलब ये नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो क्या जानना चाहता है उस पर्सन के बारे में। इंटरेस्टेड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जब क्लाइंट आता है तो वो आपको थोड़ी बातें बताता है कि इस तरह जो है मैं फ़ील करता हूँ, मुझे जो है वो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि वो एंजाइटी के प्रॉब्लम में है, या फिर वो डिप्रेशन को फेस कर रहा है, या फिर उसको आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके क्लाइंट में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो उन प्रिडिक्शंस की बेस पे जो है वो आप ये गैस करते हो कि मुझे कौन सा जो है वो कार्ड अप्लाई करना चाहिए अपने क्लाइंट पे, मैं क्या जानना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्लिनिशियन इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फैमिली कंसिलेशन इन अ मेल सब्जेक्ट, द एग्जामिनर माइट इंक्लूड सम ऑफ द फीमेल सीरीज इन्वॉल्विंग सिस्टर्स, गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स। ठीक है, अगर क्लिनिशियन जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है इस तरह की प्रॉब्लम्स के, आपका जो क्लाइंट है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो क्लाइंट है उसको फैमिली से रिलेटेड जो है वो कुछ इश्यूज़ हैं, और आपका जो क्लाइंट है अगर वो मेल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको फैमिली से रिलेटेड इशू है, तो आप उसको जो है वो फीमेल सीरीज़ के में इन्वॉल्व जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि FM हो गया, ठीक है, GF हो गया, ठीक है, तो वो आप अपने क्लाइंट को दिखाते हो ताकि आपको उसी से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। So that was all about the administration of thematic perception test। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम हो रही है TAT के एडमिनिस्ट्रेशन में, सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।